हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है छंद। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। जब किसी पद्य की रचना वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित होकर की जाती है तो उस रचना को छंद कहा जाता है। छंद को अंग्रेजी भाषा में मीटर अथवा वर्स कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। अर्थात जिस प्रकार व्याकरण द्वारा गद्य में नियमों को देखा जाता है और नियमों को परखा जाता है, उसी प्रकार पद्य में छंद शास्त्र के अनुसार ही पद्य का नियम किया जाता है। छंद शास्त्र के सर्वप्रथम रचयिता आचार्य पिंगल हैं, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद के अंग। छंद के 7 अंग होते हैं, जिनमें से पहला है चरण। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। छंद को प्राय 4 चरणों में विभाजित किया जाता है और इन्हें सामान्यतः 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। कहीं कहीं छंदों में जैसे छपय, कुंडलिया आदि में 6 चरण होते हैं, किंतु उन्हें 6 पंक्तियों में न लिखकर 2 या 4 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। छंद में चरण सम और विषम 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। यथा रम, राम, रामा, तीनों शब्दों में वर्णों की संख्या 2 ही है, परंतु मात्रा के अभिप्राय उच्चारण के में लगने वाले समय से है। अर्थात जब समय की मात्रा अधिक होती है किसी शब्द के उच्चारण में तो वो गुरु होता है, और जब उसमें समय कम लगता है तो वह लघु होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है, इसलिए मात्राओं की जहाँ गणना होती है वहाँ लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। लघु का जो संकेत है वो खड़ी रेखा, जैसे हिंदी में फुल स्टॉप होता है, इस तरह से बनाया जाता है, और गुरु का संकेत वक्र रेखा, जैसे अंग्रेजी के एस की तरह होता है। नेक्स्ट है गण। 3 वर्णों के लघु गुरु कर्म के अनुसार योग को गण कहते हैं। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। अर्थात हर एक वर्ण को अलग अलग न गिनकर 3 वर्णों के एक समूह को गण मान लिया जाता है और उसी के अनुसार उनकी गणना की जाती है। अतः 3 वर्णों का जो एक समूह होता है उसे गण कहते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। यानी कि जो हमने गण माने हैं उनकी संख्या छंद शास्त्र में 8 मानी जाती है। वो है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इसे एक सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। वह सूत्र है य माता राज भानस लगा। इस सूत्र के जो प्रारंभ के 8 अक्षर हैं, मात्रा के बिना जो प्रारंभ के 8 अक्षर हैं उन्हें 8 गण के नाम हैं। जैसे कि य से यगण, मा में म से मगण आदि। उनकी मात्राओं को जानने के लिए प्रत्येक गण के वर्ण से आगे आने वाले 2 वर्ण लिखकर उनके लघु गुरु मात्रा क्रम से मात्राओं को जाना जा सकता है। जैसे कि यगण। यगण में जब हम सूत्र की सहायता से आगे के 2 शब्द लिखते हैं तो लिखेंगे य, मा और ता। तो इस तरीके से यगण का जो मात्राएं बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। य जो कि एक लघु वर्ण है, इसलिए इसके नीचे एक खड़ी रेखा लिखेंगे। माँ में एक गुरु शब्द है, गुरु वर्ण है, इसलिए इसके नीचे गुरु का संकेत अक्षर लिखेंगे। और ता भी एक गुरु वर्ण है, इसलिए इसके नीचे भी एक गुरु वर्ण का संकेत लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास यगण की जो मात्राएं हैं वो निकल के आ गई। देखिए, एक खड़ी रेखा और 2 गुरु की मात्राएं।
तो इस तरीके से यगण में 5 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से मगध का भी मैंने दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मगध में जब हम म यानी कि सूत्र के अनुसार मा से आगे 2 वर्ण और लिखते हैं तो वो होगा मा, ता और रा। और इसी तरीके से हम इसके वर्ण लिखेंगे इसके नीचे, यानी कि तीनों जो कि गुरु वर्ण है, इसलिए तीनों ही गुरु वर्ण आएंगे इसमें, और इसमें 6 मात्राएं बन जाएंगी। इसी तरह से हम हर एक गण की मात्राएं निकाल लेते हैं और हमें बहुत आसानी से इस सूत्र की सहायता से हर एक गण को याद नहीं करना पड़ता, सब इसी तरह से निकल जाते हैं। अगला है यति। पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। इसके लिए कोमा, खड़ी रेखा या 2 खड़ी रेखा, प्रश्न चिन्ह या कुछ और भी चिन्ह ऐसे होते हैं जिनसे ये पता चलता है पद्य के बीच में कि यहाँ पर हमें रुकना है, जिसे हम छंद शास्त्र के अकॉर्डिंग यति कहते हैं। और इसके चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें कवि को या लेखक को लगाना होता है, ताकि पढ़ने वाला जब उसे पढ़े तो उसे पता रहे कि यहाँ पर यति है। यति के ठीक न होने पर छंद में यति भंग दोष हो जाता है, जो कि छंद शास्त्र में उचित नहीं माना जाता। नेक्स्ट है गति। किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रवाह का अनुभव होता है उसे गति या लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है जिसे गति कहते हैं। इसे ठीक न रहने पर गति भंग दोष आ जाता है। जैसे हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो उसका एक प्रवाह होता है, एक तरीका होता है, और जब वो प्रवाह सही ना हो तो उसमें हम गति भंग दोष को मानते हैं, जो कि छंद शास्त्र में उचित नहीं माना जाता। नेक्स्ट है तुक। तुक में समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को कहा जाता है। छंद में पद के अंत में अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। इसके 2 भेद होते हैं, तुकांत कविता और अतुकांत कविता। जब कविता के अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं तो उसे तुकांत कविता कहा जाता है, और जब वो अक्षर मिलते नहीं अथवा उसमें की आवृत्ति नहीं होती है तो वह अतुकांत कविता होती है। अगला है वर्ण। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व व दीर्घ। ह्रस्व वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है तथा दीर्घ वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। ह्रस्व वर्ण जैसे कि अ, ई, उ, री, क, की, कु आदि, यानी कि जितने भी जैसे आप कह सकते हैं कि छोटी मात्राओं के अक्षर होते हैं वो सब ह्रस्व वर्ण में आएंगे, और दीर्घ वर्ण में आएंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, क, कह आदि। यानी कि जितने भी ऐसे वर्ण जिसमें बड़ी मात्रा लगी है या जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है वो इस वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इन्हीं ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण को ही छंद के अंतर्गत लघु व गुरु कहा जाता है, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं लघु व गुरु के माध्यम से ही हम मात्राओं का निर्धारण करते हैं और छंद को किसी विशेष छंद का नाम देकर उसके अंतर्गत रखते हैं। अगले उसमें हम छंद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।